नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अर्थात बीपीएसएससी द्वारा आयोजित बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो इसके पहले एग्ज़ाम करवाया गया था दोस्तों, उसके क्वेश्चन बैंक को लेकर के हम लोग उपस्थित हुए हैं। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि बिल्कुल अप टू डेटेड है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बैंक जो है वो इसमें प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा अर्थात प्रीलिम्स और मेंस की दोनों की परीक्षा के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको इसमें समाहित किया गया है। और इसके अंतर्गत हम लोग अभी तक 2 सेट को देख चुके हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग इसमें चर्चा करेंगे तीसरे सेट के बारे में, जो कि पूरे व्याख्या के सहित इसमें समाहित किया गया है। दोस्तों, इस सेक्शंस के अंतर्गत इस सेट में देखा जाए तो दोस्तों पुलिस अवर निरीक्षक अर्थात पुलिस सब इंस्पेक्टर, उसके बाद में प्रवर्तन अवर निरीक्षक अर्थात इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, उत्पाद अवर निरीक्षक अर्थात एक्साइज सब इंस्पेक्टर अर्थात इन सभी तमाम जो एसआई के पोस्ट हैं, जो दरोगा का पोस्ट हैं, उन सब से संबंधित जो भी आयोग के द्वारा एग्ज़ाम करवाए गए हैं उन सभी तमाम प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है। और ये आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन बैंक को पढ़ने से ये आइडिया रहता है कि एग्जामिनर जो है वो किस क्षेत्र से, किस फील्ड से और किस सब्जेक्ट से किस तरीके से क्वेश्चन को पकड़ रहा है, क्वेश्चन को डाल रहा है। तो उससे जो तैयारी करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है, बहुत ही हेल्प मिलता है दोस्तों क्वेश्चन बैंक का अध्ययन करने से। तो इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे तीसरे सेट को। इसके पहले हम लोग 2 सेट कर चुके हैं कंप्लीट। अगर 2 सेट को आप नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके विषय सूची को। क्वेश्चन बैंक का जो विषय सूची है उसमें हम लोगों को क्या क्या और देखना है और हम लोगों ने क्या क्या अभी तक देखा है। दोस्तों, इसके पहले जो वीडियो में 2 वीडियो अपलोड करवाई गई है उसमें बिहार दरोगा अवर निरीक्षक जिसका एग्जाम करवाया गया था 23/4/2008 में, उसके सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र को हम लोगों ने देखा है पेपर 2 के तहत। इसमें सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र को हम लोग स्किप कर दिए हैं। दोस्तों, ये मेंस की परीक्षा के अंतर्गत अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो हम लोग सामान्य हिंदी को भी करेंगे। उसके बाद में प्रवर्तन दरोगा प्रवर्तन अवर निरीक्षक जो कि इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई थी 26/8/2012 को, उसके समान अध्ययन को अर्थात प्रश्न पत्र 1 को हम लोगों ने देखा है समान अध्ययन को। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे उत्पाद दरोगा उत्पाद अवर निरीक्षक अर्थात एक्साइज सब इंस्पेक्टर, और इसकी परीक्षा जो करवाई गई थी 1/9/2012 ईस्वी को, उसके प्रश्न पत्र को हम लोग देखेंगे। फिर इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र को नहीं करेंगे और पेपर 2 में जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न किया गया था उसको हम लोग देखेंगे। दोस्तों, एक बार मैं फिर से बता दूं कि अगर आप लोगों का डिमांड रहा, आप लोग चाहेंगे कि हिंदी के प्रश्न पत्र को भी देखा जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग हिंदी के प्रश्न पत्र का भी यहाँ पर अलग से प्रिपरेशन करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग उत्पाद दरोगा अर्थात एक्साइज सब इंस्पेक्टर की परीक्षा जो 1/9/2012 को करवाई गई थी उसके समान अध्ययन के प्रश्न पत्र को हम लोग देख रहे हैं। इसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 19 सेट हैं दोस्तों। 19 सेट जो हैं ये बेहद ही महत्वपूर्ण है और 19 जो सेट है वो एक जगह इकट्ठा करके दिया गया है। तो इस तरीके से ये पुस्तक जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है और ये सीरीज जो है वो भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस सीरीज को देखना ना भूलिएगा। फिलहाल बिना विलंब किए हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग पहले प्रश्न को। दोस्तों, पेपर 2 समान अध्ययन के तहत हम लोग देखेंगे पहले प्रश्न को, जो कि कह रहा है पहला प्रश्न, कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है, या कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात क्यूबा। क्यूबा वो देश है जो विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो वो है दोस्तों बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वहीं बात करें यदि घाना पक्षी अभयारण्य की तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 28.73 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जबकि दाची-गाम अभयारण्य की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो फैला हुआ है दोस्तों 141 वर्ग किलोमीटर में। वहीं बांदीपुर की बात करें तो बांदीपुर का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 874.2 वर्ग किलोमीटर। जबकि पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जो है वो उसका क्षेत्रफल है 350 वर्ग किलोमीटर। इस तरीके से 874.2 वर्ग किलोमीटर के साथ बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो पहले स्थान पर आता है। इस तरीके से अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न,
आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी करने वाला शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों जो 2016 में ओलंपिक खेल किया गया था उसका आयोजन करने वाला देश था दोस्तों रियो डी जेनेरियो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। चौथा प्रश्न जो कि कह रहा है आयात और निर्यात पर लगने वाला कर निम्नलिखित में से क्या है। दोस्तों आयात और निर्यात पर लगने वाले कर को सीमा शुल्क या सीमा टैक्स कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। दोस्तों कोलिमा ज्वालामुखी जो है वो मैक्सिको में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है, इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें दोस्तों कुछ और ज्वालामुखी और उससे संबंधित देश के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एटना तथा एस्ट्रोम्बेली। ये जो ज्वालामुखी है वो इटली देश से संबंधित है, इटली देश में स्थित है। उसके बाद में बात करें अकांकागुआ ज्वालामुखी जो है वो अर्जेंटीना में है। और वहीं बात करें पेरू में जो ज्वालामुखी है, तो पेरू में जो ज्वालामुखी है उसको कहा जाता है उबिसन। दोस्तों उबिसन ज्वालामुखी जो है वो पेरू में स्थित है। उसके बाद में बात करें बिलारिका ज्वालामुखी चिली में है, जबकि किलायू ज्वालामुखी जो है वो हवाई द्वीप यूएसए में है। इस तरीके से अगले प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल जो है वो चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों विश्व का सबसे लंबा समुद्री पुल जो है वो हांगकांग जुहाई मकाओ को सड़क यातायात के लिए खोला गया था। हांगकांग जुकाई और मकाओ को सड़क यातायात के लिए खोला गया था दोस्तों पर्ल रिवर एक्सचुअरी में। उसके बाद दोस्तों पर्ल रिवर एक्सचुअरी में लिंग दिंगयांग जल क्षेत्र में बना हुआ 55 किलोमीटर लंबा यह पुल जो है वो विश्व का सबसे लंबा समुद्री पुल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है वो क्या कहलाती है। दोस्तों वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है उसको कहा जाता है दोस्तों रिवर्स रेपो दर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिवर्स रेपो दर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं। दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं वो बांसुरी वादक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है वो बांसुरी वादन से है। दोस्तों तबला वादक की बात करें तो वो जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा संबंधित है, जबकि सरोद यंत्र का वादक कहे जाते हैं अमजद अली खां और शहनाई के लिए प्रसिद्ध हैं बिस्मिल्लाह खां। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है आर के लक्ष्मण है एक प्रसिद्ध। दोस्तों आर के लक्ष्मण जो हैं वो एक कार्टूनिस्ट हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों रासीपुरम कृष्णस्वामी लक्ष्मण भारत के प्रसिद्ध हास्य रस लेखक एवं व्यंग्य चित्रकार थे। दोस्तों उन्हें द कॉमन मैन नामक पुस्तक की रचना और द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए उनके प्रतिदिन लिखी जाने वाली कार्टून श्रृंखला यू सैड इट के लिए जाना जाता है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हरिद्वार। अर्थात हरिद्वार जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गंगा नदी के तट पर स्थित है हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है और इसकी गणना भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में की जाती है। दोस्तों हर की पौड़ी जो है वो यहाँ की प्रसिद्ध स्थान है और यहाँ कुंभ तथा अर्ध कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। यह दून घाटी का प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र भी है और हिंदू अपने मृतकों की अस्थियां प्रवाहित करने के लिए यहाँ पर आते हैं, हरिद्वार आते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों बात करें भारत का वह कौन ऐसा राज्य है जो चाय का उत्पादक माना जाता है, जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत में चाय उत्पादन की बात करें तो
असम जो है वो 53% के साथ प्रथम स्थान पर है, जबकि पश्चिम बंगाल 21% चाय का उत्पादन करता है। और वहीं तमिलनाडु की बात करें तो वो 15% उत्पादन करता है, जबकि केरल में 9% चाय की उत्पादन होती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। दोस्तों हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ भाग से होकर के बहती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा। दोस्तों राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक माने जाते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई है और उन्होंने अपनी पुस्तक आनंद मठ में की थी। दोस्तों इसे सर्वप्रथम देश में 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी अभी शासन नहीं कर रही है। दोस्तों ये तात्कालिक एग्जाम के समय का प्रश्न पूछा गया था। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आंकड़ा जो है वो 2012 के आंकड़े के अनुसार है। उस समय जो है वो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जो है वो शासन नहीं कर रही थी। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। दोस्तों ध्यानचंद ट्रॉफी जो है वो हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे ध्यानचंद, और दोस्तों ध्यानचंद ट्रॉफी जो है वो हॉकी से जुड़ा हुआ है। वहीं बात करें दोस्तों इसके अलावा भी कुछ और ट्रॉफी हैं जो कि हॉकी से जुड़ा हुआ है। उसमें बेटन कप है, ध्यानचंद ट्रॉफी है, रंगास्वामी कप, आगा खां कप और नेहरू ट्रॉफी। ये सभी ट्रॉफियाँ जो है वो हॉकी से जुड़ी हुई हैं। वहीं बात कर लेते हैं कुछ फुटबॉल से जुड़ी हुई ट्रॉफियों के बारे में, तो डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी और मरडेका कप, ये सब जो है फुटबॉल से संबंधित है। जबकि बैडमिंटन से संबंधित प्रमुख ट्रॉफियों की देखें तो दोस्तों इसमें है नारंग कप और चड्डा कप, ये सब जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। जबकि क्रिकेट से संबंधित कुछ ट्रॉफियों को देखें तो उसमें रणजी ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है और देवधर ट्रॉफी है। ये सभी ट्रॉफी क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की बात करें तो वो 1920 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी से संबंध रखता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है। दोस्तों नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शंस में से अर्थात चारों उपन्यासों में से बताना है कि कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रंगभूमि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं इसके अलावा कुछ और भी उपन्यास को देखें जो प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई है तो उसमें हो जाएगा दोस्तों रंगभूमि, गोदान, गबन, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, ये सब जो है वो लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। जबकि कामायनी की बात करें तो दोस्तों कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं और मैला आंचल के लेखक जो हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 18 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है। दोस्तों कौटिल्य की कृति अर्थात कौटिल्य को कहा जाता है चाणक्य भी, अर्थात कौटिल्य का एक और नाम चाणक्य भी है और चाणक्य के द्वारा लिखी हुई जो पुस्तक है वो है दोस्तों अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य अर्थात चाणक्य के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। जबकि हर्षचरित की बात करें या कादम्बरी की बात करें तो हर्षचरित और कादम्बरी जो है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी हुई है। जबकि रामायण की बात करें तो रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है। और एक और अवधि में जो रामायण लिखी गई है दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि रामायण का अवधि भाषा में प्रयोग करके किसने लिखा, तो वो तुलसीदास माने जाते हैं। तुलसीदास जी ने ही रामायण को अवधि भाषा में रूपांतरित करके लिखा था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करें बृहत कथा के बारे में तो बृहत कथा के लेखक हुआ करते हैं गुणाध्याय। उसके बाद में प्रियदर्शिका और रत्नावली हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और
पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, अर्थात भारत का सिक्किम वो राज्य है जिसकी सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल सीमा को स्पर्श करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं। दोस्तों मिलियन के बराबर माना जाता है 10 लाख, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 लाख 1 मिलियन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? दोस्तों बात करें सिली पॉइंट के बारे में तो सिली पॉइंट जो है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है स्वत्व अर्थात गुण धर्म की न्यासिता का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों स्वत्व या गुण धर्म की न्यासिता का सिद्धांत जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत में गांधी जी के 4 प्रमुख आयाम थे जिसमें कि सत्य, अहिंसा, स्वावलंबन और न्यासिता था। दोस्तों न्यासिता जिसको कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी आज भी प्रासंगिक और क्रांतिकारी सिद्धांत का आर्थिक सिद्धांत है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है। दोस्तों रथ यात्रा जो है वो प्रसिद्ध त्यौहार है पुरी का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उड़ीसा प्रांत में समुद्र तट पर स्थित पुरी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसकी स्थापना शंकराचार्य के द्वारा की गई थी और इसे 4 धामों में से एक माना जाता है और यहीं पर राजा अवंती वर्मन के द्वारा निर्माण करवाया गया था भगवान जगन्नाथ के मंदिर का। दोस्तों ये भगवान जगन्नाथ मंदिर का कला का उत्कृष्ट नमूना भी यहीं पर है। दोस्तों रथ यात्रा जो है वो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में ही मनाए जाने वाला एक त्यौहार है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? दोस्तों निम्नलिखित में से वो कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादरा नगर हवेली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को यदि हम लोग देखें तो दोस्तों भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र थे। दोस्तों संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। दोस्तों भारत में निम्न प्रकार के 8 संघ राज्य है जिसमें कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है और चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीप। उसके बाद में दिल्ली, जम्मू, लद्दाख, लक्षद्वीप और पांडुचेरी, ये सब जो है दोस्तों वो भारत के 8 संघ शासित राज्य हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 25 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है बांग्लादेश का सृजन हुआ था। दोस्तों बांग्लादेश का सृजन जो है वो 1971 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के सहयोग से 1971 ईस्वी में एक रक्त रंजित युद्ध के बाद स्वाधीन राष्ट्र बांग्लादेश का उद्भव हुआ। शिमला समझौता 1972 ईस्वी में भारत एवं पाकिस्तान के मध्य हुआ था। दोस्तों शिमला समझौता के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को जो कि 26 नंबर प्रश्न कह रहा है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति जो हैं वो अपना त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके पहले भी दोस्तों हम लोग इस प्रश्न को जिक्र कर चुके हैं पिछले वाले सेट में। अगर आप पिछले वाले सेट को भी देखे होंगे तो ज़रूर ध्यान में आया होगा। इस तरीके से दोस्तों बात करें दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 उसी में निहित है कि एक प्रक्रिया जो कि राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित कर सकता है या स्वहस्तलिखित के द्वारा राष्ट्रपति अपना पद त्याग सकता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है योजना आयोग है। दोस्तों योजना आयोग जो है वो एक कार्यकारिणी निकाय है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री को माना जाता है या प्रधानमंत्री होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 28 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? दोस्तों हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो है वो रांची में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची। इस तरीके से कुछ और भी अनुसंधान केंद्र की बात करें तो दोस्तों केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो शिमला में है और केला अनुसंधान केंद्र
त्रिची में है। उसके बाद में दोस्तों केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वो नागपुर में है और केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद में है। केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कटक में है, जबकि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजामुंदरी में है। वहीं बात करें केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र की तो वो लखनऊ में है, जबकि वर्षा वन अनुसंधान केंद्र जोरहाट जो कि असम में है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है। दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु की बात करें तो वो 65 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 30 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है 1889 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था। दोस्तों 1889 ईस्वी के फ्रेंच की महान जो क्रांति हुई थी उसके महान योद्धा के नाम से जाने जाते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। दोस्तों फ्रांस की राज्य क्रांति 1889 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में ही हुई थी और फ्रेंच क्रांति के महान योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट था, जो कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। दोस्तों मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन जो है वो लुई 14वां का ही था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के तौर पे जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल को एक नज़र से देखें जो कि 1947 की थी, तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रधानमंत्री और विदेश मामले के और वैज्ञानिक शोध के मंत्री पद पर रहे थे। वहीं बात करें दोस्तों भीमराव अंबेडकर की, तो भीमराव अंबेडकर जो है वो कानून मंत्री थे, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्री थे। उसके बाद में बात करें दोस्तों खाद्य एवं कृषि मंत्री के बारे में, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, जबकि शिक्षा मंत्री का दायित्व जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कंधों पर था। वहीं बात करें दोस्तों रेलवे एवं परिवहन मंत्री के बारे में, तो वो जॉन मथाई हुआ करते थे, जबकि वित्त मंत्री के पद पर थे RK षणमुख शेट्टी। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 32 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय निम्नलिखित में से कौन से है। दोस्तों पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय की बात करें तो वो है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है वो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष तथा योजना आयोग का सचिव इसका सचिव माने जाते हैं, इसके सचिव होते हैं। दोस्तों सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। योजना का अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा ही होता है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 33 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। दोस्तों प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि जो थे वे एक व्याकरण शास्त्री हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है उसके लेखक पाणिनि थे और इसने मौर्य वंश के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों ये जो पुस्तक है अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि के द्वारा लिखी हुई है, इसी से मौर्य वंश के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है इस पुस्तक से। दोस्तों अरबों के सिंध विजय का वृतांत जो है वो चचनामा पुस्तक से मिलती है, जिसके लेखक हुआ करते थे अली अहमद। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 34 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। दोस्तों भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने की बात को देखें तो सबसे पहले अरबों का आक्रमण हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ही अरबों ने भारत पर अपना पहला सफल आक्रमण किया था। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। दोस्तों अगर बात करें कि सबसे पहले इसके पहले भी अरबों के द्वारा आक्रमण किया गया था जो कि 636 ईस्वी में किया गया था और वो आक्रमण जो है वो असफल हुआ था, वो आक्रमण सफल नहीं हो पाया था। इस तरीके से सफल आक्रमण के तौर पे देखें तो 712 ईस्वी का मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ही अरबों ने जो भारत पर आक्रमण किया था वहीं प्रथम सफल आक्रमण माना जाता है। दोस्तों अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर नामक एक राजा राज करता था, उसका शासन था वहाँ पर, और अरबों के आक्रमण का मुख्य
मुख्य उद्देश्य जो था वो भारत से धन दौलत को लूटना और भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 35 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की संदर्भ में बात करें तो ये कौन सी ऐसी योग्यता है जो आवश्यक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो लोकसभा का सदस्य हो, ये आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, बल्कि लोकसभा का सदस्य बनने की सभी योग्यताएं होनी चाहिए। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 36 नंबर प्रश्न, जिसमें कि कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी। दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश जो है वो लिखा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हिंदी भाषा में भारतीय पुस्तक जो है वो सत्यार्थ प्रकाश, इसी के लेखक माने जाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था उसी में गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये अधिवेशन जो है वो 1924 ईस्वी में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 38 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी। दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के लिए बात करें आज़ाद हिंद फौज के बारे में तो इसकी संकल्पना जो है वो प्रस्तुत की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था और इसके बाद सफलतापूर्वक जो स्थापना का श्रेय की बात करें तो वो रास बिहारी बोस को ही दिया जाता है। आज़ाद हिंद सरकार के गठन की बात करें तो 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 39 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार जो कि ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार एवं अन्नागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ एवं नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी मिली है। सैंधव, जिसको कि सिंधु भी कहा जाता है, उस सिंधु सभ्यता की मान्यता जो है उसके काल अवधि को देखें तो 2400 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1700 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 40 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के कार्यालय की बात करें तो वो न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना की बात करें तो वो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसे विश्व के लघु संसद भी कहा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय की बात करें तो वो हेग, जो कि नीदरलैंड में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 41 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है सार्क की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, सार्क की स्थापना की बात करें तो 1985 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके मुख्यालय की बात करें अर्थात इसके सार्क की हेडक्वार्टर की बात करें तो वो नेपाल में है, नेपाल के काठमांडू नामक जगह पर। दोस्तों, इसमें 8 राष्ट्रों का सहयोग संगठन होता है, जिसमें कि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव एवं अफगानिस्तान, ये 8 देश इसमें सम्मिलित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है G15 एक समूह है। दोस्तों, G15 जो है वो एक विकासशील देशों का समूह है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। G15 विश्व के 18 विकासशील देशों का संगठन है, जिसके सदस्य राष्ट्र जो हैं वो हैं दोस्तों ब्राज़ील, मिस्र, जमैका, मैक्सिको, पेरू, उसके बाद भारत, मलेशिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, सेनेगल, वेनेजुएला, यूगोस्लोवाकिया, जिम्बाब्वे, कीनिया, श्रीलंका, कोलंबिया एवं ईरान। इसका दोस्तों प्रमुख शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसका प्रथम शिखर सम्मेलन जो है वो 2 जून 1990 ईस्वी को कुआलालंपुर में हुआ था। इस तरीके से अगले प्रश्न को देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है 2 विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है।
दोस्तों दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टे की बात करें तो वो भूसंधि कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भूसंधि। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है। दोस्तों बॉलीवुड का जो फिल्म है ब्लैक, वो बात करें दोस्तों तो हेलन केलर के जीवन से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलन केलर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, अर्थात एशिया का वो कौन ऐसा देश है जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा सुमात्रा, कालीमंतान एवं उसके बाद में दोस्तों सुलावेसी द्वीप जो कि इंडोनेशिया में है वहीं से गुजरती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है दीपावली प्रकाश का त्यौहार निर्माण दिन है। दोस्तों दीपावली जो है वो दीपावली प्रकाश का त्यौहार और निर्माण दिन, ये जो संबंध है दोस्तों वो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात दीपावली प्रकाश का त्यौहार निर्वाण दिन है महावीर, भगवान महावीर का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है हुडको क्या है, अर्थात HUDCO हुडको क्या है। दोस्तों हुडको जो है वो गृह एवं शहरी विकास निगम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों हुडको का फुल फॉर्म के बारे में तो इसका पूर्ण रूप होता है, इसका फुल फॉर्म होता है H से हाउसिंग एंड U से अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिम सीमा बनाती है। दोस्तों निम्नलिखित में से वो कौन ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अर्थात अरावली श्रृंखला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है शारदा अधिनियम संबंधित है। दोस्तों शारदा अधिनियम जो है वो बाल विवाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों शारदा अधिनियम का संबंध जो है वो बाल विवाह से है और इस अधिनियम को सन 1930 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ही लागू किया गया था। वहीं बात करें विधवा पुनर्विवाह एक्ट की तो विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1857 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के काल में लागू हुआ था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 50 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है 7 टीलों का शहर जिसको कि सिटी ऑफ 7 हिल्स के नाम से जाना जाता है वो निम्नलिखित में से कहाँ पर है। दोस्तों 7 टीलों का शहर जो है वो कहा जाता है रोम में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम में। वहीं बात करें दोस्तों विश्व के कुछ प्रमुख शहरों के उपनाम के बारे में तो चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है क्यूबा को, जबकि 7 टीलों का शहर रोम को कहा जाता है। वहीं गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क को कहा जाता है, जबकि सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है दोस्तों सैन फ्रांसिस्को को। उसके बाद दोस्तों पर्ल ऑफ द ओरिएंटल कहा जाता है सिंगापुर को, जबकि सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है नार्बी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 51 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है। दोस्तों द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो है वो स्थित है शिमला में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा शिमला। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था। दोस्तों भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक की बात करें तो वे हुआ करते थे CB रमन, जिसको कि मरणोपरांत दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जिनका जन्म हुआ था 1888 ईस्वी में और मृत्यु हो गया था 1970 ईस्वी में, यही सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे थे जिनको 1954 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जबकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात करें तो इनका जन्म 1931 ईस्वी में हुआ था और ये पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक भी रहे थे और इनको भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 1997 ईस्वी में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरिल लिंच है। दोस्तों मेरिल लिंच जो है वो एक निवेशी बैंक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
54 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, यह किसने कहा था। दोस्तों एक कथन है कि हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। इस कथन को कहने वाले थे WGF हिगल, जो कि इस ऑप्शंस में नहीं है। इस तरीके से आयोग के द्वारा इस क्वेश्चन को स्टार मार्किंग की गई थी। इसका राइट आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है, हालांकि इसका राइट आंसर हो जाएगा WGF हिगल के द्वारा ही कही गई थी। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 55 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दिवस की बात करें तो वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात संयुक्त राष्ट्र दिवस जिसको कि UNO डे भी कहा जाता है वो 24 अक्टूबर को प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना दिवस 24 अक्टूबर 1945 से विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 56 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं। दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 5 दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज की बात करें तो वो है दोस्तों राहुल द्रविड़। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 57 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सूरत शहर किस नदी पर स्थित है। दोस्तों सूरत शहर जो है वो ताप्ती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें कुछ और शहर और उससे किस नदी पर स्थित है उसके बारे में तो दोस्तों जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है, जबकि जमशेदपुर सुवर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। वहीं बात करें नासिक शहर के बारे में तो नासिक गोदावरी के तट पर है, लखनऊ गोमती और संबलपुर महानदी, जबकि हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 58 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है जापान की करेंसी क्या है। दोस्तों जापान की करेंसी येन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एशियाई देश जापान जिसकी राजधानी टोक्यो है और वहाँ की करेंसी येन है तथा वहाँ के संसद का नाम जो है वो डायट है। अर्थात जापान के संसद को डायट कहा जाता है। दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग एवं करेंसी जो है वहाँ की युआन कही जाती है, जबकि बहरीन की जो राजधानी है वो मनामा है और वहाँ की करेंसी दिनार है, जबकि ईरान की राजधानी तेहरान है और वहाँ की करेंसी रियाल है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 59 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है 100 ईयर्स वॉर 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है। दोस्तों 100 साल की लड़ाई जो है वो एक युद्ध श्रृंखला है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सन 1337 से लेकर के 1453 ईस्वी तक युद्ध चला था। यह युद्ध श्रृंखला में चला था। दोस्तों यह युद्ध जो है वो श्रृंखला में चला था और इसे ही 100 ईयर्स वॉर अर्थात 100 वर्ष का युद्ध भी कहा जाता है इसे ही। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। तो इस तरीके से 60 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों इजराइल की संसद की बात करें तो वो नीसेट के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात इजराइल की संसद को नीसेट कहा जाता है, जबकि जापान की संसद को अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है दोस्तों डायट कहा जाता है, जबकि नेपाल की संसद को नेशनल पंचायत के नाम से जाना जाता है और वहीं पाकिस्तान के संसद को कहा जाता है नेशनल असेंबली, बांग्लादेश के संसद को कहा जाता है जातीय संसद और ईरान के संसद को कहा जाता है मजलिस, जबकि अफगानिस्तानी संसद का नाम होता है दोस्तों शोरा। अर्थात अफगानिस्तानी संसद को शोरा के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 61 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आरे हैं। दोस्तों हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक चक्र उसमें आरे की बात करें तो कुल मिलाकर के 24 आरे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में 24 तिरियां होती हैं और इसके लंबाई चौड़ाई के अनुपात की बात करें तो ये 2:3 के लंबाई चौड़ाई के अनुपात में होती हैं। दोस्तों सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का जो चक्र है वो सारनाथ में ऊपरी भाग केसरिया, उसके बाद में दोस्तों केसरिया रंग से है, बीच वाला भाग जो है वो सफ़ेद है और नीचे वाला जो है वो गहरे हरे रंग की पट्टी होती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 62 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है। दोस्तों बात करें राष्ट्रीय अवकाश की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 दिसंबर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात
25 दिसंबर को ही राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी की बात करें तो वो है मैक्सिको की खाड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही सबसे बड़ी खाड़ी है दोस्तों, मैक्सिको की खाड़ी, जिसका क्षेत्रफल जो है वो 6,15,000 वर्ग किलोमीटर है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस तरीके से 64 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। दोस्तों भारत में सबसे पहले प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था दोस्तों J.A. हिक्की के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात J.A. हिक्की ने ही भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। दोस्तों ये बात जो है वो सन 1780 ईस्वी की है। अर्थात सन 1780 ईस्वी में J.A. हिक्की ने ही बंगाल गजट का प्रकाशन किया था और यह भारत से प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र था। इस तरीके से अगले प्रश्न को देखते हैं 65 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है नियाग्रा प्रपात कहाँ पर है। दोस्तों नियाग्रा प्रपात की बात करें तो वो है USA में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 66 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों सूर्य के सबसे निकट वाले ग्रह की बात करें तो वो है बुध। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुध। इस तरीके से दोस्तों बात करें बुध के बारे में तो बुध जो है वो सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है, जबकि शुक्र जो है वो 243 दिन में पूरा कर पाती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है मिस वर्ल्ड 2012 किस देश की है। दोस्तों 2012 का मिस वर्ल्ड की बात करें तो वो है दोस्तों चीन की। अर्थात चीन की ही रही थी वो मिस वर्ल्ड जो 2012 का मिस वर्ल्ड बनी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अर्थात 68 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है। दोस्तों रॉक गार्डन जो है वो स्थित है चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 69 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था। दोस्तों अकबर के शासन में राजा टोडरमल जो है वो एक वित्तीय सलाहकार हुआ करता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सम्राट अशोक के पिता निम्नलिखित में से कौन थे। दोस्तों सम्राट अशोक के पिता की बात करें तो वो बिंदुसार हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात बिंदुसार का ही उत्तराधिकारी मौर्य वंश के शासक अशोक महान हुआ करते थे जो कि 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठे थे। अशोक की माता के नाम की बात करें तो दोस्तों अशोक की माता का नाम हुआ करता था सुभद्रांगी और राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो है वो अवंती का राज्यपाल हुआ करता था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित का मिलान करना है। दोस्तों बात करें एक तरफ पंचवर्षीय योजना है और एक तरफ उसके ईस्वी सन को दिया हुआ है और इसी से मिलान करना है। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना का मिलान जो है वो 1951 से 56 के बीच हो जाएगा। अर्थात ए का मिलान हो जाएगा बी से। वहीं बात करें दोस्तों वार्षिक योजना का जो मिलान है वो हो जाएगा 1966 से 69 के बीच। अर्थात 2 का मिलान हो जाएगा ए से। उसके बाद में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है उसका मिलान हो जाएगा 1969 से 74 के बीच में। अर्थात 3 का मिलान हो जाएगा डी से। और रोलिंग प्लान का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1978 से 79 जो कि सी से मिलान हो जाएगा। अब देखते हैं इसके कूट को और इस कूट के तहत इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक समूहत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर अर्थात राष्ट्रीय पंचांग जो है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक समूहत पर एक रूप में आधारित है, जिसका
पहला माह जो है वो चैत को माना जाता है और इसका सामान्य वर्ष जो है वो 365 दिन का होता है। राष्ट्रीय पंचांग और ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख में अस्थायी सदृश्यता है। दोस्तों चैत का पहला दिन जो है वो सामान्यतः 22 मार्च को और अधिक वर्ष जो है वो 21 मार्च को पड़ता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 73 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है सबसे प्राचीन भारतीय भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। दोस्तों सबसे प्राचीन भारतीय भाषा की बात करें तो वो तमिल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी यूएनए की एजेंसी नहीं है। दोस्तों यूएनए की एजेंसी की बात करें जो नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात आईसीआरसी जो है वो यूएन की एजेंसी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है। दोस्तों बात करें मोहिनी अट्टम के बारे में तो मोहिनी अट्टम जो है वो केरल राज्य का नृत्य है, राज्य नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मोहिनी अट्टम और कथकली जो है ये दोनों केरल की नृत्य है, जबकि कुचिपुड़ी तथा ओटम जो है वो आंध्र प्रदेश की है, जबकि जाट जाटिन और विदेशिया जो है वो बिहार की है, और गरबा तथा भवई की बात करें तो वो गुजरात की है, जबकि यक्षगान तथा लांबी वो कर्नाटक के नृत्य है, और भांगड़ा और दिग्गा जो है वो पंजाब का लोक नृत्य है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। दोस्तों 76 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार थे। दोस्तों 2012 में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उसमें कौन से उम्मीदवार जो हैं वे दूसरे स्थान पर रहे थे। अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो कैसा नहीं कह रहा है, अर्थात हाल ही में 2012 में जो राष्ट्रपति चुनाव आयोजित किए गए थे उसमें पराजित उम्मीदवार को देखें तो वे हुए थे श्री पी.ए. संगमा। ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्री पी.ए. संगमा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 77 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। दोस्तों वर्तमान का मतलब है कि उस समय जो तात्कालिक एग्जाम हुआ करता था 2012 में, उसके रिपोर्ट के अनुसार भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो वे थे बी.एस. संपत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है हाल ही में आदर्श सोसाइटी घोटाला समाचार पत्रों में था। दोस्तों यह आदर्श सोसाइटी किस शहर में है, अर्थात जो आदर्श सोसाइटी घोटाला समाचार में रहा था वो आदर्श सोसाइटी का संबंध हुआ करता था दोस्तों मुंबई से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 79 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है 2012 लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। निम्न खिलाड़ियों में से किसने इस पदक सूची में योगदान नहीं दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 80 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ABC। दोस्तों ABC के फुल फॉर्म को देखें तो ABC का फुल फॉर्म होता है, ए से होता है ऑडिट, बी से होता है ब्यूरो और सी से होता है ऑफ सर्कुलेशन, अर्थात ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। ये ABC का पूर्ण रूप होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 81 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है विंबलडन 2012 पुरुष एकल खिताब किसने जीता था। दोस्तों विंबलडन का 2012 का पुरुष एकल खिताब के बारे में बात करें तो उसको जीतने वाले थे दोस्तों रोजर फेडरर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में किस भारतीय ने 2012 रमन मैग्सेसे पुरस्कार को जीता। इसका सही आंसर हो जाएगा श्री कुलनदेई फ्रांसिस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है नवीनतम पुस्तक दोस्तों टर्निंग पॉइंट्स और जर्नी थ्रू चैलेंज, इसके लेखक जो हैं वो हुआ करते थे दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है। दोस्तों भारतीय थल सेना अध्यक्ष जो हैं वे हुआ करते थे जनरल विक्रम सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है
अगस्त 2012 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? दोस्तों अगस्त 2012 में जो है वो BVS लक्ष्मण ने ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है पेलियंटोलॉजी। दोस्तों पेलियंटोलॉजी अध्ययन जो है वो जीवाश्मों का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात पेलियंटोलॉजी का अध्ययन जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जीवाश्म जिसको कि फोसिल्स भी कहा जाता है, इसके अध्ययन के विज्ञान को कहा जाता है पेलियंटोलॉजी। दोस्तों इसकी भी दो शाखाएं हैं और पहली शाखा है पोलिसोलॉजी जिसमें कि जंतु अध्ययन किया जाता है और दूसरा है दोस्तों पैलियोबोटनी जिसमें कि वनस्पति जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 87 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सूती रेशा प्राप्त किया जाता है। दोस्तों सूती रेशा जो है वो बीज से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीज से। दोस्तों कॉटन अर्थात कपास के फल जो है वो फ्लावर फल के बीज से सूती रेशा को प्राप्त किया जाता है जिससे कि कपड़ा बनता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को 88 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है। दोस्तों वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण जो है वो लाल अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रक्त को जो है वो 4 समूहों में बांटा जाता है जिसमें कि पहला समूह है ए, दूसरा है बी, तीसरा है AB और चौथा है O, जिसमें से AB रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्विक रक्तदाता कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को 89 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सर्वात्रिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है? दोस्तों सर्वात्रिक ग्राही रक्त समूह की बात करें तो वो है AB। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं 90 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें होता है। दोस्तों तंबाकू धूम्रपान करना जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसमें पॉलीसाइक्लिक पैरामेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पॉलीसाइक्लिक पैरामेटिक हाइड्रोकार्बन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 91 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है 91 नंबर प्रश्न कह रहा है 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं। दोस्तों 3D फिल्म देखने के लिए चश्मों में पोलराइड लेंस लगा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोलराइड लेंस। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 92 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? दोस्तों डिटर्जेंट की बात करें तो वो पृष्ठ तनाव के कॉन्सेप्ट पर ही सतहों की सफाई करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण की बात करें तो वो हो जाएगा दोस्तों डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 94 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है प्रोटीन बने होते हैं। दोस्तों प्रोटीन जो है वे बने होते हैं एमिनो अम्ल से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें तो वे बर्जेलियस के द्वारा 1938 ईस्वी में किया गया था जो कि एमिनो अम्ल की छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं। दोस्तों प्रोटीन के प्रकार में एंजाइम परिवहन प्रोटीन, संकुचनशील प्रोटीन, उसके बाद में हार्मोन, संरचनात्मक एवं रक्षात्मक प्रोटीन होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर प्रश्न कह रहा है यूनिवैक। दोस्तों यूनिवैक अर्थात यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है वो उसका उदाहरण क्या है? दोस्तों इसका उदाहरण जो है कि यह दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है यूनिवैक। दोस्तों ये जो बात करें तो इसमें निर्वात ट्यूबों की जगह ट्रांजिस्टरों का उपयोग किया जाता है जिससे कि कंप्यूटर छोटा हो जाता है और इसकी गति जो है वो तेज हो जाती है। दोस्तों व्यापार में उपयोग होने वाला यह पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 96 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वो ओरेकल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओरेकल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को
97 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है। दोस्तों डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति की बात करें तो वो है दोस्तों इनकोडर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनकोडर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 98 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है। दोस्तों विद्युत की सुचालक वाली धातु की बात करें तो वो है एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम। दोस्तों सोना जो है, सॉरी दोस्तों, बात करते हैं पहले चांदी के बारे में। चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अधिक सुचालक है और इसके बाद तांबा का स्थान आता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इस तरीके से इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात चांदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात चांदी जो है वो विद्युत का सुचालक है इस ऑप्शन के अनुसार। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 99 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है सबसे अधिक अधातवर्ध्य धातु कौन सी है। दोस्तों सबसे अधिक अधातवर्ध्य धातु की बात करें तो वो है दोस्तों सोना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोना जो है वो सबसे अधिक अधातवर्ध्य धातु है और अधातवर्ध्य धातु के घटते क्रम में धातु को देखें तो पहले स्थान पर आता है दोस्तों चांदी, उसके बाद सीसा, उसके बाद तांबा, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद टीन, तब प्लेटिनम, उसके बाद जस्ता, उसके बाद लोहा और उसके बाद आता है दोस्तों निकेल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 100 नंबर प्रश्न और इस सेट का आखिरी प्रश्न जो कि कह रहा है मनुष्य किस संघ का प्राणी है। दोस्तों मनुष्य के बारे में बात करें तो ये है पोरीफेरा संघ का प्राणी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात मनुष्य जो है वो पोरीफेरा संघ का प्राणी है। तो इस तरीके से हम लोग दोस्तों तीसरे सेट के 100 प्रश्न को हम लोगों ने देख लिया है। यहाँ पे हम लोग अपने सेशन को विराम देंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।